नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजा शर्मा। राजा भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कल दोपहर 12:49 एक खबर हॉटलाइन ग्रुप पर ब्रेक होती है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? समझ में नहीं आया क्या माजरा है, लेकिन शाम आते आते ये पिक्चर क्लियर हो गई कि द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो ये पकड़ है राजा भाई आपकी खबरों की आपकी जो खबर है, आपका जो हॉटलाइन ग्रुप है, उसकी विश्वसनीयता और उसका जो नेटवर्क है काबिल तारीफ है। क्या लगता है द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह से उठाकर राज्यपाल से निवृत्त हुई, उसके बाद उन्हें सीधे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया है, इस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए सर, आपको शायद ध्यान हो तो एक बार हमने जनवरी में चर्चा करी थी कि अब देश की पॉलिटिक्स दो फैक्टर पे काम करेगी, ट्राइबल और ओबीसी पे। और द्रौपदी जी जो हैं वो भी ट्राइबल को रिप्रेजेंट करते हैं और देश की पॉलिटिक्स ओबीसी पे चल ही रही है, आप देख रहे हैं आप, ठीक है। द्रौपदी उन देश के लिए तो नया नाम है ही, अनएक्सपेक्टेड नाम है ही, जिन लोगों ने उनका नाम नहीं सुना, और मुझे लगता है बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर से मोदी जी और अमित शाह की थ्योरी है कि वो सरप्राइज एलिमेंट पे विश्वास रखते हैं। हर बार हर विषय में वो सरप्राइज़ देने की थ्योरी में विश्वास रखते हैं। तो ये द्रौपदी का नाम सरप्राइज ही है, सरप्राइजिंग ही था देश के लिए। कुछ लोग मान के चल रहे थे वेंकैया नायडू को रिपीट कर सकते हैं, कुछ नोट मान के चल रहे थे कि एक्स गवर्नर वाई गवर्नर। लेकिन जहाँ तक आपने हॉटलाइन का अपना जिक्र किया, अपन ने जब 12-12:15 बजे ये खबर ब्रेक की कि द्रौपदी कौन है, इशारा इसी तरफ था कि शाम को होते होते रात होते होते नाम अनाउंस हो जाएगा। क्रेडेंशियल सोर्सेस ने जैसा आप लोगों को बताया कि आप नाम नोट कर लीजिए लेकिन ऑफिशियली डिस्क्लोज मत कीजिए। तो फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया ये कौन है। और देर रात फिर जेपी नड्डा ने उसको ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और जेपी नड्डा ने वही बातें कही जो आप और मैं पहले जनवरी में कर चुके हैं कि ट्राइबल, आदिवासी, इन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से फोकस्ड है। इसको इस रूप में देखा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, कोई व्यक्ति बनने के बाद पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल व्यक्ति का चयन होता है, इसलिए पॉलिटिकल पे डिस्कस ज़रूरी है। देखिए, द्रौपदी का चयन इसलिए महत्वपूर्ण माना जाएगा कि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है आदिवासी, उस वोट बैंक को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए हम तो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए नाम नॉमिनेशन फाइल करवा रहे हैं। और कांग्रेस के सामने धर्म संकट रहेगा कि वो किस मुंह से विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस का अल्टीमेटली वोट बैंक को ट्राइबल रहा ही है ना। हम जानते हैं इंदिरा गांधी के ज़माने से ट्राइबल वोट बैंक कांग्रेस की बैकबोन रही है। कई राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ ट्राइबल डिसाइडिव है और वोट बैंक उसमें। तो मेरा ये मानना है सर कि ये जो एनडीए ने जो कार्ड खेला है, भाजपा ने जो कार्ड खेला है द्रौपदी के नाम पर, वो दरअसल एक कांग्रेस को सीधा सीधा संदेश है कि ट्राइबल वोट बैंक अब आपकी बपोती नहीं है, ट्राइबल वोट बैंक पे हमारा बड़ा फोकस है। सही कहा राजा भाई आपने कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो वोट बैंक है, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा जानी जाती थी, मुस्लिम फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स पर काम कर रही है। और ट्राइबल की बात करें या ओबीसी की बात करें, ये सब चीज़ें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जिस तरह से इन सब चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए ढंग से राजनीति करने की उनकी जो प्लानिंग है उसी के तहत काम कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में ये बात सही है कि एकदम से उठाकर उन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बना दिया गया। बहरहाल ऐसा लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता फैसले, औचक निर्णय जिसे कहते हैं, वो ले रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो बदलाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं पाता है। देखिए, रामनाथ कोविंद साहब का भी नाम हमने नहीं सुना था जब तक वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है। फिर यदि हम इनके सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करें तो आप बताइए, मध्य प्रदेश में दोनों जो राज्यसभा सीटें गई है वो किसके पास गई है? कविता पाटीदार और मैडम सावित्री जी। उनको भी मतलब बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये राज्यसभा जाएगी। फिर आप मुझे बताइए कि जब आधी रात को 8 बजे प्रकट होकर कहते हैं कि नोटबंदी होगी, वो क्या था? तो ये जो जितनी भी सरप्राइज़ देने की इनकी थ्योरी है कि
न जाने कब और क्या अनाउंस कर दें, इसका अनुमान लगाना, नार्को टेस्ट करना, ब्रेन मैपिंग करना बहुत मुश्किल है, खासतौर से मोदी जी और अमित शाह की। दरअसल इनके दिमाग में जो चलता है उसको समझना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। भाजपा के नज़दीक के लोग नहीं पकड़ पाते हैं। सर मैं बहुत विनम्रता से बोल रहा हूँ, कल ये जो नाम अपन ने दोपहर में ब्रेक किया, भाजपा के टॉप लीडरशिप को नहीं मालूम था सर। सही बात है। इस तरह से फैसले जब होते हैं तो कहीं किसी को अंदेशा नहीं होता है, और सब कुछ डिपेंड करता है आपके सूत्रों पर, आपके सोर्स पर, और आपकी अथेंटिसिटी इसी से काउंट होती है। बहरहाल हम जब पिछले हफ्ते एक शो कर रहे थे तब हमारी बात हुई थी, और आपने हॉटलाइन पर भी ब्रेक किया था कि राजनीति में कुछ नया बदलाव होने वाला है, और आपने 22 जुलाई के बाद की तारीख दी थी। कल महाराष्ट्र में भी फिर नया बदलाव आया है। एकनाथ शिंदे जी जो है वे अलग जाकर बैठ गए हैं शिवसेना से अलग होकर। तो क्या अब इस रूप में देख रहे हैं, और ये जो संकेत है वो क्या बता रहे हैं? देखिए, ये दो अलग अलग विषय हैं सर। जब आपसे मैंने चर्चा करी थी तो उस समय मेरा जो आप फर्स्ट कमेंट्स था वो एस्ट्रोलॉजिकल था जी। और एस्ट्रोलॉजिकल कमेंट इसलिए था, हमने कहा था सर कि मुझे लगता है कि 22 जून के बाद कुछ लोगों के सिंहासन हिलेंगे, ऐसा मुझे एस्ट्रोलॉजिकल दिखता है। और जब मैं 12 जुलाई की बात करता हूँ तो 12 जुलाई के बाद मैं इसका और कंफर्मेशन देता हूँ कि 12 जुलाई के बाद कुछ और बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्लैनेट्स के जो स्टडी थी उसके आधार पे मैंने आपसे कहा था, जैसा आपको मालूम है मेरा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, इसलिए इन चीज़ों को मैं आपसे कई बार शेयर करते रहता हूँ। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर मुझे लग रहा था कुछ लोगों के सिंहासन हिलेंगे, शनि वक्री हो रहे हैं, और शनि वक्री होने के बाद जिन घरों को देख रहे थे वो देश के भी सिंहासन को देख रहे थे। तो उस लिहाज से मैंने आपसे बात कही थी। लेकिन जो यदि पॉलिटिकल बात करें, जो अपना मेन डोमेन है, पॉलिटिकल एंगल से बात करें, तो आप देखिए कि एकनाथ शिंदे जब पहले सूरत चले गए, तब शायद आपको ध्यान हो कि मैंने बहुत देर रात को हॉटलाइन पे न्यूज़ ब्रेक की कि महाराष्ट्र की पॉलिटिकल नब्ज़ पे नज़र रखिए। उस समय शायद किसी को नहीं मालूम था कि ये सूरत उड़ गए हैं। फिर सबसे पहले मैंने ये लिखा सर, आपको ध्यान हो तो, कि वहाँ जो MLC के इलेक्शन हो रहे हैं जी, MLC के इलेक्शन में 5 लोगों को भाजपा अपने जिता लाई है क्रॉस वोटिंग के बाद। वो क्रॉस वोटिंग क्यों हो रही है, इस पर ज़रा चिंतन कीजिए। फिर ये लिखा कि जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो MV सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस और NCP की, 1 डिफरेंसेस है। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल समझ में आ रही थी और वो धीरे धीरे शेप ले रही थी। और जैसे देर रात फिर ये लोग वहाँ उड़ गए, सूरत चले गए। मुझे लगता है कि टेलीविज़न और अखबारों को तो ये बात सुबह मालूम पड़ी होगी, लेकिन हमने हॉटलाइन पर देर रात ब्रेक की कि पॉलिटिकल मूवमेंट पर नज़र रखिए, देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर। अब जब चूँकि सूरत फिर देर रात गुवाहाटी ले जाके शिफ्ट कर दिया गया है, एकनाथ शिंदे अपने कमेंट्स पे कायम है। मेरा इस पूरे सीन को देखने के 2 तरीके हैं सर। एक तरीका तो ये है कि एकनाथ शिंदे हो सकता है कि खुद का अपना एक दल बनाए, पार्टी बनाए, घटक बनाए, जिसमें वो शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, बाला साहब ठाकरे की जो बात कर रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी को कैरी ऑन करते हुए अपना घटक दल बनाए। लेकिन इससे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है सर, कि राज ठाकरे जैसे जैसे हिंदू आइडियोलॉजी पे इन दिनों मजबूत हो रहे थे, आपने देखा हनुमान चालीसा के माध्यम से या तमाम सड़कों पे उन्होंने वो फ्रंट खोला अभी, और ख़ासतौर से लाउड स्पीकर के माध्यम से जब राज ठाकरे ने फ्रंट खोला तो शिवसेना को इंटरनली ये लगने लगा कि राज ठाकरे मजबूत हो रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये शिवसेना की स्क्रिप्टेड प्लान्ड थ्योरी है या फिर केवल एकनाथ शिंदे ही इसके कैरेक्टर है। मेरा अभी भी मैं इस बात को मान के चल रहा हूँ कि यदि एकनाथ शिंदे इतने 40 विधायकों को लेकर बैठे हैं तो सर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। उसके अंदर चाहे भाजपा के लोग शामिल है ही, लेकिन इतना कमज़ोर तो उद्धव ठाकरे को नहीं समझा जा सकता ना सर कि 40 के 40 लोग छोड़ के चले जाए। डेड ऑनेस्ट शिवसेना के लोग, क्या इस थ्योरी को ये समझा जाए कि सरकार की बलि लग जाए, लेकिन शिवसेना को मजबूत करने के लिए इस थ्योरी को अपना लिया जाए। ये मेरा एक खुद का कैलकुलेशन है कि राज ठाकरे मजबूत हो रहे तो शिवसेना को इंटरनली चैलेंज हो रहा था। अब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। अब देखते हैं ये खुद की नई शिवसेना बनाते हैं या उद्धव की शिवसेना के साथ खड़े रहते हैं। यदि वो नई शिवसेना बनाते हैं तो माना जाएगा कि 100% एकनाथ का रिबेल था, लेकिन यदि इसी शिवसेना के साथ खड़े रहते हैं तो सोचना पड़ेगा कि ये प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है सर। सही कहा। अगर हम महाराष्ट्र में जाकर इन सब चीज़ों को अध्ययन करने की बात करें तो शिवसेना की जो छवि है वो हार्डकोर हिंदुइज्म वाली छवि है। और जब से MDA महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो जिसके बैनर तले सरकार बनी है, उसमें
हार्डकोर हिंदुज्म की बात इस समय शिवसेना नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें सरकार बचाना है और वहाँ पर कांग्रेस भी है, वहाँ एनसीपी भी है, वहाँ सारे लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शिवसेना के जो वर्तमान विधायक हैं उनके मन में भी एक असंतोष था। यह असंतोष आम जनता का असंतोष था जो उन तक पहुंचा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो असंतोष था उस असंतोष ने उनके भविष्य के चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जिस वजह से एकनाथ शिंदे ने सभी विधायकों को इकट्ठा करके कदम उठाया है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। देखिए, एक एक व्यक्ति का स्टेक लगा होता है जब उनको फिर से विधानसभा में जाना होता है। तो 2024 में जाएंगे, तो जब चुनाव में जाना है तो फिर वो उस वोट बैंक के सामने उनको फेस करना होता है कि इसके पहले जो एकदम जिसको ना कमिटेड सेफ्रॉन आइडियोलॉजी की बातें करा करते थे, वो उससे अब धीरे धीरे आउट ट्रैक हो चुके हैं। और बाला साहब ठाकरे की तो आइडेंटिटी यही थी कि वो कोर हिंदुत्व की बात करा करते थे, और कोर हिंदुत्व के लिए शिवसेना का निर्माण किया गया था, और वही शिवसेना उस पर सॉफ्ट हो गई। तो जनता जो जिस शिवसेना को जिस रूप में देखना चाहती थी उस शिवसेना के रूप में जनता को नजर नहीं आ रही है। तो ये विधायकों को तनाव तो था ही कि हम जनता के सामने जाएंगे तो हमको हो सकता है अभी हम राज भोग ले 3-4 साल, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बाद में उसका लंबा नुकसान उठाना पड़े। तो जो विधायक वहाँ उनके साथ खड़े हैं उसका एक बड़ा कारण आपने बहुत सही बात कही है कि जनता की नाराजगी उन तक पहुँच रही थी और इसी कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन मैं इसके एक कदम और आगे की सोच रहा हूँ कि राज ठाकरे जैसे जैसे मजबूत होने की चेष्टा में थे हिंदुत्व के एजेंडे पे हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे मुखर हुए, और उस आइडियोलॉजी पे उस एजेंडा पे उद्धव ठाकरे ने उन पर मुकदमे दर्ज करवाए। तो मैसेज ये जा रहा था कि शिवसेना का असली वारिस कौन है, राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे। तो ये जो वारिस और विरासत की बात है, भले बाला साहब उद्धव को देकर गए हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली राज ठाकरे उसको कैरी ऑन कर रहे थे ना सर। तो एक बड़ा कारण हो सकता है कि एकनाथ शिंदे इस दिशा में सोच रहे हो। और मेरा अभी मानना है सर कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है इन दोनों की, उद्धव की और एकनाथ शिंदे की, इस पर भी आप चिंतन करने की जरूरत है सर। बहुत गहरी बात है राजा भाई, जब इस तरह की बातें करते हैं तो थोड़ा सोचने में आता है। आम आदमी बात करता है तो उस पर इतना विचार नहीं किया जाता, क्योंकि जो चीज़ें सामने दिख रही है वो सामने दिख ही रही है। बहरहाल इस बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ कि एक साथ 40 विधायकों का शिवसेना छोड़कर जाना या उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास जाना निश्चित तौर पर रहस्य का कारण हो सकता है। बहरहाल भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और उद्धव ठाकरे दोनों कोविड पॉजिटिव हैं इस समय, ये खबर सब दूर इस समय बताई जा चुकी है। अब हम लौट कर आते हैं इंदौर नगर निगम के चुनाव को लेकर। इंदौर नगर निगम का चुनाव जो चल रहा है उसमें महापौर पद के लिए संजय शुक्ला और पुष्यमित्र भार्गव 2 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से क्रमशः। मुकाबला कड़ा चल रहा है, मुकाबले को किस रूप में देखते राजा भाई और क्या संभावनाएं तराशते हैं? देखिए, यदि आप इंडिविजुअल केवल महापौर प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि कांग्रेस में व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है और भाजपा में ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी चुनाव लड़ती है। ये आज से नहीं बरसों से हम देखते आ रहे हैं। कांग्रेस में जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है उसके खुद के साधन संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको खुद को जुटाने होते हैं, उसको ताकत झोंकना पड़ती है और उसके आधार पर वो चुनाव जीतता है या हार जाता है। लेकिन भाजपा में हम देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर यह व्यक्ति मैटर नहीं करता है। जिस दिन जिसका टिकट हो जाता है उसके बाद 1-2 दिन की नाराजगियाँ सब दूर रहती है, लेकिन उसके बाद उनका सर्वाइवल की चिंता होती है कि यदि हमारा व्यक्ति हार गया तो फिर हम भी राजयोग को नहीं भोग पाएंगे। इसलिए अल्टीमेटली संगठन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, पार्टी काम करती है, पार्टी का काडर और कार्यकर्ता लग जाता है। तो यदि आप चुनाव के किस रूप में देख रहे हैं आपका सवाल है, तो मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि पुष्यमित्र भार्गव निश्चित रूप से एक शहर के लिए नया फेस और नया नाम है। पॉलिटिकल एरिना में, प्रचलित एरिना में वो एक नया नाम है। हर दूसरा आदमी पूछ रहा था ये व्यक्ति कौन है। लेकिन पुष्यमित्र भार्गव को यदि आप नज़दीक से समझने की कोशिश करोगे तो 20-22 साल पहले से वो एबीवीपी के ज़माने की पौध है। एबीवीपी में उसने लंबे समय तक काम किया, छात्र आंदोलन में काम किया और आरएसएस और संघ में उसने बहुत काम किया है। आरएसएस के साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसने 2-3 साल काम किया पुष्यमित्र भार्गव ने, और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखिए कि पुष्यमित्र भार्गव पिछले 8-10 साल से हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट एडवोकेट या फिर एडवोकेट जनरल इसके पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सर आप एक बात समझिए कि जब संघ भारतीय जनता पार्टी कोई फाइनल करती है नाम किसी का भी, तो वो ये देखती है कि इसकी यूएसपी क्या है, किस आधार पे इसको टिकट दिया जाए।
तो संजय शुक्ला को तो अपन जानते हैं, विधायक रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, विधायक है भी, और उनकी पिताजी का, उनके परिवार का इस शहर में बड़ा नाम भी है। शुक्ला ब्रदर्स का नाम है अपने आपके अंदर। और विष्णु प्रसाद शुक्ला, जिन्होंने एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत, जिसको कहते हैं क्राइसिस के समय विष्णु प्रसाद शुक्ला ने खड़ा किया था, उनसे भी कोई छुपी हुई नहीं है। लेकिन विष्णु प्रसाद शुक्ला के लड़के कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लड़के लड़ रहे हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला की आइडियोलॉजी आज भी बीजेपी से ही है, ठीक है। और सामने यदि पुष्पमित्र भार्गव की बात करो तो पुष्पमित्र भार्गव एक एडवोकेट प्लस यंग लड़का और आरएसएस का ब्लू आइड बॉय, आंखों का तारा, ये उसका परिचय आज की डेट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा होता कि वो पैराशूट लैंडेड नहीं है, वो दरअसल कोर्ट में भी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोर्ट में कोई खुद की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। तो जब सरकार, महाधिवक्ता या अधिवक्ता जो लोग होते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? करते तो सरकार को रिप्रेजेंट है ना। तो सरकार का ऑफिस बेरर है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। और मुझे लगता है कि इस नाम को लेकर एक दो दिन शुरुआत में जो लोग क्लेम कर रहे थे उनको लेकर आपत्ति हो सकती थी, लेकिन नाम नया नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये व्यक्ति एबीवीपी के ज़माने से काम कर रहा है। सही बात है। दोनों ही उम्मीदवारों के बारे में तुलनात्मक बातें राजा भाई ने आपको बता दी है, और मुझे लगता है कि दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने प्लस और माइनस दोनों ही हैं। संजय शुक्ला लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, तो उन्हें पहचान का संकट नहीं है। पुष्पमित्र भार्गव, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो वहाँ सब दूर जाना पहचाना नाम है। सामान्य आदमी के लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन बहरहाल मुकाबला कड़ा होगा इंदौर में, ये बात सही है। अब पार्षदों के चुनाव में जो टिकट वितरण हुए हैं उसको लेकर राजी नाराज़ी मनाने का दौर चल रहा है। और क्या बागी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? दोनों ही पार्टियों के बागी लड़ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस और भाजपा के बागी जो हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, और किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, टिकट वितरण को लेकर जो प्रक्रियाएं लंबे समय तक चली, और आप देखिए कि सुबह 6 बज गई, इनको टिकट अनाउंस नहीं कर पाए, और लंबे समय बाद ऐसा दौर देखने को मिला कि 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की बैठकें रही और उसमें नामों पे सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन यदि मेरा ओवरऑल व्यू और फाइनल कमेंट्स देखें तो मैं ये कहूँगा कि इस बार एलिजिबल लोग बाहर हो गए। योग्य लोग जो थे, जो टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला सर। इसलिए नहीं मिला कि जो एग्जिस्टिंग थे, जो शहर के यंग चेहरे थे, जो शहर को आगे बढ़ा रहे थे, शहर की दशा और दिशा के लिए काम कर रहे थे, उनको खारिज कर दिया गया। और कई व्यक्ति पर्सनल रिलेशन को ऑब्लाइज करने के लिए, पर्सनल रिलेशन को एंटरटेन करने के लिए, या मेरा आदमी इसलिए इसको टिकट मिलना चाहिए, उस थ्योरी पे सभी विधानसभाओं में एडामेंट होकर विधायकों ने टिकट दिलवाए हैं। फिर चाहे बात सांसद की हो, चाहे विधायकों की हो, हर सबने अपने लोगों को एडजस्ट करवाया है कि जो लोग उनके साथ रहते हैं, उनका झंडा डंडा लेके घूमते हैं, उन लोगों को पर्सनल कैपेसिटी में एडजस्ट कराने के ज़्यादा जोर आजमाइश हुई। ये नहीं देखा गया कि इसका पार्टी के लेवल पे कंट्रीब्यूशन क्या है। पार्टी लेवल पे कंट्रीब्यूशन वाले लोग मुझे कम नज़र आ रहे हैं। पर्सनल इंक्लिनेशन, पर्सनल इन्फ्लुएंस, पर्सनल इंप्रेशन और पर्सनल एजेंडे के तहत टिकट ज़्यादा दिए गए हैं सर। बहरहाल पर्सनल एजेंडे के तहत टिकट ज़्यादा दिए गए हैं, ऐसा राजा भाई का मानना है। और समय तय करेगा कि नगर निगम चुनाव का भविष्य क्या होगा, कौन सी पार्टी वहाँ पर सत्ता पर काबिज होगी, कौन मेयर बनेगा, ये सब आने वाले समय में मतदाता इसका पूरा सबूत दे देंगे, इसकी पुष्टि कर देंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।